अभी तक हम दो कैटेगरी स्टडी कर चुके हैं कंपाउंड्स की, एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक। क्लियर है। अब थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है नॉन एरोमेटिक। याद रहना, एंटी और नॉन ये वर्ड क्लियर होने चाहिए। नॉन एरोमेटिक, आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें अगर मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है और एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये मैंने आपको डिटरमाइन करना सिखा दिया कि जो एरोमेटिक होगा उसके लिए कंडीशन 4 है, एंटी एरोमेटिक की कंडीशन 4 है। पिछली वीडियोस में आप देख लेना। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है और एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो रेस्ट जितने भी बचे वो सारे के सारे एंटी एरोमेटिक होते हैं। मींस इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड माइनस एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये आपका क्लियर हो गया। जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें से आप माइनस कर देना एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, जो बचेगा वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल मैंने इनकी कंडीशन बताई थी, साइक्लिक, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन सोर्स, ठीक, सोर्स मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, और लास्ट बताया था 4n+2 रूल फॉलो होना चाहिए। इसमें मैंने सारी कंडीशन सिमिलर है। लास्ट में क्या रूल फॉलो होना चाहिए? 4n। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में आप जितने भी आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स का मतलब होगा जितने भी आपके क्लोज रिंग के अलावा कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1,3-ब्यूटाडाइन एक मॉलिक्यूल है, ये किस कैटेगरी में आएगा? तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, साइक्लिक। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो तभी स्टार्ट होगा ना जब साइक्लिक मॉलिक्यूल होगा। तो ये तो मॉलिक्यूल ही साइक्लिक नहीं है। तो जब मॉलिक्यूल साइक्लिक नहीं है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉन एरोमेटिक में। क्लियर है। अब देखिए नॉन एरोमेटिक का नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। देखिए आपके सामने एक लिखा है मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन। क्लियर है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये है सिर्फ ब्यूटीन। ब्यूटीन दोनों के दोनों आपके नॉन एरोमेटिक हैं, क्योंकि आप कहोगे सर ना तो इसके अंदर साइक्लिक रिंग है ना इसके अंदर साइक्लिक रिंग है, तो दोनों के दोनों कैसे हैं? नॉन एरोमेटिक हैं। लेकिन ये है कॉन्जुगेशन, इसके अंदर कॉन्जुगेशन आ गया, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया। 1, 2, 3 देखिए 1 और 3 पोजीशन पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आने से मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन आ गया, और ये आपके होते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल्स। यहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ये आपका है नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। तो आपको अगर सीक्वेंस याद रखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर का सीक्वेंस होता है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा जो स्टेबल होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद आती है कैटेगरी नॉन एरोमेटिक की, नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में वर्ड याद रखना एंटी, जो 4n रूल फॉलो करते हैं। ये आते हैं, ये होते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। मतलब सबसे ज्यादा और एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। अब इनके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर है। याद रखना नॉन एरोमेटिक दो तरीके के होते हैं, एक जिनके अंदर कॉन्जुगेशन हो, एक जिनके अंदर कॉन्जुगेशन ना हो, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड से मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। ठीक, तो ये होते हैं कॉन्जुगेशन। जहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे देखिए ये फर्स्ट पोजीशन, ये थर्ड, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल। दोनों के अंदर साइक्लिक नहीं है, और ये जो साइक्लिक नहीं है उनमें आप कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग आप बताओगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है। एक और चीज, तो इसका मतलब अगर मैं फाइनल ऑर्डर लिखूं, अगर मैं फाइनल ऑर्डर लिखता हूं इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर का, तो आप क्या लिखेंगे कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन से होंगे? आप कहोगे सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे एरोमेटिक। तो फर्स्ट नंबर आया एरोमेटिक का, सेकंड नंबर आया नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। और इस सेकंड नंबर में भी आप प्रायोरिटी किसको देंगे? A इज मोर स्टेबल देन B। तो इसका मतलब है सेकंड में कैटेगरी डिवाइड हो जाएगी कि कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू नॉन कॉन्जुगेट सिस्टम, और थर्ड नंबर पे आएगा एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट में हम वीडियो में इनके क्वेश्चन करेंगे तीनों पे बेस। ये टॉपिक समझ